नमस्कार, मैं जितेंद्र हूँ। स्वागत आप सभी का न्यूज़ स्पैन में। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से आप सभी को मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने घोर गरीबी को झेलते हुए एक बड़ा मुकाम जो है हासिल किया है। और हमारे इस चैनल का मोटो भी यही है कि हम बहुजन समाज के उस इंटेलेक्चुअल, उस समाज से आपकी मुलाकात कराएं जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने और समझने को मिले। इनके स्ट्रगल से आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और जानेंगे। तो आज हमारे साथ जो हैं सुशील कुमार जी हैं, प्रधानाध्यापक हैं टाउन प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर शिक्षा क्षेत्र नवानगर के। और साथ ही ये अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षा संघ नवानगर बलिया के। तो आज हम सर का जो है हमने परिचय तो दिया ही, साथ में सर से भी शॉर्ट में जो है एक बार इनका परिचय जानने की कोशिश करेंगे और पूरे इनके जो जीवन वृतांत है, बचपन से लेकर आज तक इन्होंने कैसे क्या क्या किया है, कैसे इस मुकाम तक पहुँचे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हम सर से लेंगे। तो सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ स्पैन के इस चैनल में। और हम चाहेंगे कि आप शॉर्ट में अपना एक बार परिचय दे दीजिए हमें। मेरा नाम सुशील कुमार, मैं प्रधानाध्यापक टाउन प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर शिक्षा क्षेत्र नवानगर जनपद बलिया, साथ ही साथ इस शिक्षा क्षेत्र नवानगर का मैं अध्यक्ष हूँ, प्राथमिक शिक्षक संघ नवानगर का अध्यक्ष हूँ। और मैं अपना पता बता देता हूँ। ग्राम मेरा बिलसड़ी, पोस्ट देवकली, जनपद बलिया का मैं निवासी हूँ। और मेरी योग्यता एमएससी बॉटनी बीटीसी है। हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि आपने जो बचपन में स्ट्रगल किया है, जो एजुकेशन आपने किस तरीके से बेसिक शिक्षा आपने हासिल की और किस तरीके से जो है क्या क्या स्ट्रगल हुए आपके बचपन में, आपने कैसे शिक्षा हासिल की शुरुआती दौर का, वो आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मैं बता दूं कि मेरा शुरुआती जो दौर का जो शिक्षण रहा, मैं बहुत गरीबी में अपना शिक्षा ग्रहण किया। क्योंकि मेरे माता पिताजी किसान थे और दूसरे का कार्य करके अपने बच्चों का पालन पोषण करना, और भूमिहीन भी थे। चूँकि समाज में जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उस गांव में उस समय ज़्यादा लोग भूमिहीन थे। उसी में हमारे माता पिताजी भी भूमिहीन थे। और हम लोग 3 भाई, बड़ा भाई हमारे बड़े भाई हैं, उसके बाद से मैं बीच वाला माझी, और मेरा एक छोटा भाई और 2 बहनें थी। इनको लेकर मेरे माता पिताजी को भी चलना था। इसको मेरी माताजी ने, वो इतना बढ़िया गृहिणी थी कि अपना बच्चों को देखना भी, खाना खिलाना, बनाना खिलाना, और दूसरे के यहाँ कार्य करना, जैसे किसी के कटाई कराना, उनसे जो आता था उनको वो अपना जो मिलता था उससे अपना। उस समय ये भी नहीं था कि ये इतना आधुनिक मशीनें थीं। गेहूं का अगर रोटी बनाना है तो उसको जो पहले होता था वो जांता में पीस कर सर, और उसको बनाकर माताजी बनाकर उसको खिलाना। उसके बाद अपने काम पर जाना। पिताजी भी अपना एक छोटा सा व्यवसाय कर लिए थे उनका। चूँकि हमारे पिताजी उस समय भी वो भी बहुत गरीबी में, एक तरह से समझा जाए कि उनको भी मैं बता दूं कि 8 पास थे और 9th फेल थे। अब उनको इस चीज़ का था कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और मेरे माँ बाप ने ये मन में बना ले कि बच्चों को पढ़ाना था, तो उसी में काट करके, उसी में अपनी व्यवस्था से निकाल करके हम लोग चाहते थे कि पढ़ें लो। लेकिन फिर भी वहाँ भी जब प्राथमिक स्तर पर अपने गांव पर हम लोग विद्यालय में जब जाते थे पढ़ने, तो पहले हमारे बड़े भाई साहब भैया जब जाते थे स्कूल, तो वहाँ जात पात का, वहाँ ज़्यादा अधिकतर माने समाज के टीचर हुआ करते थे, अध्यापक।
और चाहे वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि एक अनुसूचित जात का आदमी उसका लड़का पढ़े, तो उस गांव में वहाँ भेदभाव होता था। इस बात को पिताजी भली बात भाप गए, और जब भाप गए तो चूँकि मेरा ननिहाल था, तो वहाँ पर हमारे नाना का कुछ बेस ठीक था, तो वहाँ पर भेज दिए। तो 1 से 8 तक का स्तर भैया की भी पढ़ाई वहीं हुई, और वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ। मैं भी 1 से 8 तक वो ननिहाल में भी पढ़ा। वहाँ जो भी कार्य थे, चाहे किसी की कटाई कराना हो, मजदूरी भी करना हो, वहाँ भी मैं करता था ननिहाल में। और मजदूरी करते हुए भी, उन लोगों का सहयोग करते हुए भी, अपने रहकर अपना काम, चूँकि हमको पढ़ना था, उसी में हम पढ़ते भी थे, अपने आधार पर जाते थे और पढ़ते थे बच्चों। तो 1 से 8 तक मेरी शिक्षा इतने स्ट्रगल से हुआ है। अब 8 तक मतलब समझिए कि वही ननिहाल में उन लोगों का भी, नाना नानी का भी मैं आज नहीं है, उन लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। उन लोगों का भी बहुत सहयोग रहा कि उन्होंने हम लोग को 1 से 8 तक वहाँ पढ़ा दिया। 1 से 8 शिक्षा में आपके नाना नानी का भी रोल रहा है। हाँ, जिसे वहाँ से जी। आगे हम जानना चाहेंगे कि कॉलेज स्तर पर आपने किस प्रकार का अनुभव प्राप्त किया है। जैसे आप कॉलेज में गए, घर की सिचुएशन इतनी ख़राब थी, फिर भी आप जो है, आपका मन जो है वो अडिग रहा कि नहीं, मुझे जो है आगे पढ़ना है, कॉलेज जाना है। तो वहाँ पर किस तरीके का अनुभव रहा कॉलेज जाने के बाद? ये चूँकि मैं बता दूं कि आपको कि नेचुरल एक तरह से कहा है, प्रकृति की भी देन। जब हम पढ़ते तो मामा का, जो कि हमारे मामा एक पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, और उनका भी लड़का था, चूँकि मेरे ही एज का था, हम लोग साथ रहते थे। तो वहाँ से हमको बहुत वो मिला प्रोत्साहन कि वो मामा का लड़का को हर सुविधा मिलती थी, लेकिन वो जितना मैं पढ़ने में सक्रिय था, चाहे मामा हमको ये मानते थे कि ये बहुत मेहनत कर रहा है, ये पढ़ रहा है, और वो नहीं हो रहा था, तो वहाँ से हमको ऊर्जा मिलती थी। और उसके बाद से मुझे उसके सहारे भी वो हमेशा ये मामा भी कहते थे कि पढ़ो तुम लोग बढ़िया से, पढ़ कर करोगे तब। अब मुझे भी ये हुआ था कि मेरे पढ़ने के अलावा, चूँकि ना मेरे पिताजी के पास ज़मीन है, ना घर है, ना कोई है, तो पढ़ाई के अलावा हमारे पास और कोई सहारा नहीं है। मैं पढ़ कर अगर कुछ बन जाता हूँ, तब परिवार का माने अच्छा से काम हो सकता है, या एक रूप बन सकता है। तो इसको मन में बैठा था, तो ये तो था, लेकिन गरीबी उतना ही थी। ये लगता था कब ब्रेक हो जाएगी और कब छूट जाएगी, कोई नहीं जानता था, लेकिन मन में था कि पढ़ना था। उसी पर गरीबी में 8 पास किया। फिर 9th और 10th में अपने गांव आ गया। चूँकि सभी लोग के यहाँ होता है कि भाई बोझ होता है कि मान लीजिए नाना के भी लड़के थे, तो लोग भी चाहते थे कि एक लड़का, मान लीजिए इतना ये रहते हैं लोग, तो ये लोग यहीं रहेंगे। तो उन लोगों को भी बोझ था, कोई कहता नहीं है, लेकिन बोझ तो था ही। तो पिताजी लेकर चले आए, तो 9th 10th में यहाँ पढ़ते थे। परंतु पूरे पढ़ाई पीरियड में पैसा नहीं था, तो दूसरे की मजदूरी भी हम लोग करते थे। 70 रुपये का दिहाड़ी मिलता था, 50 रुपये का दिन भर का काम करते थे, मिट्टी धोना दिन भर। दूसरे का पिताजी भी अगर कार्य करते थे, जैसे मान लीजिए कि वो जो खपड़ाइल घर था, तो उसको छाते होते थे। ये किस सन की बात होगी जरा? ये सन हम बता दें सर, आप उस समय हम 9th में थे, तो 92-93 की बात है, 93 की बात है। तो उस समय हम उनका पूरा सहयोग करते थे पिताजी को। जैसे ऊपर छाते थे, तो मैं मिट्टी का बना कर मिट्टी उनको देता था दिन। चाहे मिट्टी दिन भर कहीं लग गया मजदूरी पे कि भाई आज उनका मिट्टी ढोना, तो हम मिट्टी पे काम करते थे, तो दिन भर मिट्टी ढोते थे सर पर। और उसके बाद फिर भी हम स्कूल जाते थे। अपना एक साइकिल थी पिताजी की, उसी को बनाना पूछना, वही हमारी अच्छी साइकिल, तो उसी से जाना। और कपड़ा तो हम लोग को एक ही रहता था, पैजामा कुर्ता हो गया, तो वो भी ठीक था कि चलिए भाई है, तो हम लोग जाते थे। लेकिन पढ़ने में तो हर जगह प्रोत्साहन मिलता था कि ये लड़का अच्छा है, कुछ बता देना। कोई ट्यूशन नहीं, लेकिन 9th और 10th किसी तरह से वहाँ पढ़े। और उसके बाद बता दूं कि उसी पीरियड में हमारे भैया का उम्र एक तरह से 18 वर्ष हो गया। मामा थे पोस्ट ऑफिस में ही,
तो उनकी भी थोड़ा जीवनी बता दी, जिससे वहाँ से हमको सबल ज़्यादा मिला था कि वो पोस्टमैन का एक ईडीडी में होता है ग्रामीण में, तो उनका संघर्ष पर ही बहुत माने मामा के उसमें कुछ रोल रहा, लेकिन अंत में हमको याद है कि वहाँ भी उस समय घूस चलता था। 5,000 की 5,000 देना था, वो भी नहीं हम लोग को जुट पा रहा था। हमको याद है कि उस आदमी एक श्रीवास्तव के यहाँ हम लोग माता पिताजी दोनों रात में भोर में गए थे लोग, बड़ी रिक्वेस्ट किए तो घूस दिया था 4,000 रुपया, और उसी घूस पर और कुल जुटा उटा का गहना वहना अपना रख कर तब उनका लग गया, उस पर देने पर वो कर दिया था नौकरी। पोस्टमैन की जॉब में मेरे भैया हो गए, ज्वाइन कर लिया। अब वो चूँकि हुए तो उस समय 400 रुपया उनको मिलने लगा, सैलरी मिलने रहा था। 400 मिला तो एक बहुत मनोबल बढ़ गया उनका भी, और वो भी कहे कि हम पढ़ते ही थे, हम अपने भाई को इसको पढ़ाएंगे। और मैं भी उनके सहारे मैं हाई स्कूल पढ़ा, और चूँकि मुझे मेरी पढ़ाई को देखकर मामा का लड़का चूँकि चला गया बलिया, तो भैया से मैंने रिक्वेस्ट किया तो कहा कि ठीक है तुम भी जाओ वहाँ, तुमको मैं अपना आधा खर्च देकर वहाँ पढ़ाऊँगा। तो उन्हीं के बल पर मैंने बलिया भी मैं चला गया इंटरे में, बलिया टाउन इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया, और मामा के लड़के के साथ 2 साल रहा था, तो वहाँ से भी 2 साल पढ़ाई किया। इंटर वहाँ भी कर लिया। इंटर मेरा चूँकि न वो होता था नहीं, ट्यूशन का व्यवस्था नहीं था, कहीं कोई और व्यवस्था नहीं था, अपने पढ़ना। और मैं उस जब वहाँ गया तो मैं अब एक सहारा अपना ढूंढा कि भैया उतना पैसा पाते हैं, क्वार्टर भी लेना है, भाड़ा पर रहना है, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने एक प्राइवेट संतगढ़ी नाथ इंटर कॉलेज करके है, अभी बहादुरपुर में चलता है, उसी में 1 से 8 तक उस समय चलता था, उसी में मैं टीचर के रूप में पढ़ाने के रूप में पढ़ाई के दौरान आप टीचर बन के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगे कि हमारा अपना खर्चा चलाने चलाने तो उससे हमको कुछ 300 रुपया मिलता था वेतन, 300 मिलता था। तो मैं उससे पढ़ा, उसके बाद से वहीं पर जब इंटर में भी पास में कर लिया, उसके बाद से उसी कॉलेज में टीडी कॉलेज में टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया में ही मैं बीएससी में अपना नाम लिखवा दिया। चूँकि बायो ग्रुप से रुझान था तो मैं जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री नहीं लिया, चूँकि वो था करीब थी, और उस समय सभी बच्चे कोचिंग वोचिंग करते थे, चाहे हमको चूँकि वहाँ पढ़ाना था, क्लास भी नहीं कर पाते थे, तो एक उसके जगह पर वैकल्पिक सैन्य विज्ञान मिलिट्री साइंस उसको लिया था। इसको करके मैंने बीएससी किया। बीएससी 3 बरस करने में मैं 3 बरस वहाँ स्कूल पर पढ़ाया था, प्राइवेट स्कूल में। इस दौरान आप क्लास जो बीएससी का था वो नहीं ना कभी कभार करते थे क्लास, हाँ वहाँ पढ़ाते थे, और कभी यहाँ छुट्टी हो गया वहाँ मिल गया तो समय तो उसमें पढ़ा लेते थे, नहीं तो स्कूल पर तो पढ़ाना था हमको, चूँकि 2 बजे तक, 8 बजे से 2 बजे तक तो उसका हमको मिलता था, तो उससे पढ़ाकर बच्चों को कुछ 2-4 बच्चों को वहाँ अगल बगल ढूंढ लिए थे, तो अपना खर्चा निकालने लगे थे। और वहाँ से बीएससी हमने 98 में हमने बीएससी कर लिया था। हाँ 98 में बीएससी करने के बाद मेरा अभी भी मन नहीं भरा, तो अब मन मेरा बढ़ने लगा था कि मुझे कुछ करना है। अब मुझे घर का दर्द आता था कि मेरे माताजी अभी जाती है ब्राह्मण लोगों के यहाँ काम करती है, उससे ला कर देती है, पिताजी हमारे कितना कष्ट से पैसा देते हैं, भैया भी उसमें से काट के देते हैं, उस मन में हमेशा रहता था। तो मुझे ये था कि हमको पढ़ कर कुछ करना है ज़रूर, ये तो मन में था। मैंने ठान लिया, और मेरे पढ़ाई को देखते हुए भैया भी ठान लिए थे कि नहीं तुमको चलो तो हम पढ़ाएंगे। और उसी कष्ट में मैंने एक मन बना लिया कि मैं इलाहाबाद पढ़ूँगा, इलाहाबाद जाऊँगा, और इलाहाबाद तैयारी करूँगा, तैयारी करके कुछ नौकरी पाऊँगा। चूँकि बीएससी था तो मैं भैया हमारे प्रिपेयर भी हो गए कि जाओ। अब मैंने भी मन बनाया कि वो कुछ देंगे, कुछ ट्यूशन से पढ़ा कर बच्चों को वहाँ हम अपना व्यवस्था अपना खर्च से निकाल लेंगे। तो वहाँ गए तो उसके बाद से अपना रहने लगे। अब सचदेवा कोचिंग मैंने उतने उसी पैसे में अपना संकल्प बना लिए और कि मैं करूँगा। भैया भी तैयार हो गए थे तो मैंने उसमें ज्वाइन भी कर लिया, और ज्वाइन कर गए। और वहाँ भी इतना हमने ऐसा था मेरा कायन कैसा मैंने सुझाव रुझान कि हमारे आगे पीछे 2-4 बच्चे थे, कापी हमको खरीदना नहीं पड़ता था, बच्चे हमको दे देते थे सब, हमके पढ़ाई पर कलम दे देते थे सब कि भाई ठीक है हमसे समझने बुझने के लिए। तो वहाँ भी उससे पढ़ लिए, कोचिंग में भी बहुत बढ़िया था।
और प्रिपेयर होने लगा, तैयारी उसी का तैयारी होने लगा। और मैं वांट जो निकलने लगे थे, लगभग 17-18 वर्ष की एज हो गई थी। जब 18 वर्ष जो ही एज हुआ तो मैंने वांट भरने लगा। सभी वांट भरते थे कि किसी में चाहे चपरासी का निकल गया तो पुलिस का निकल गया तो, पुलिस में तो नहीं होता था लेकिन मिलिट्री का लगा था कि वो उसमें लंबाई कम होती है, तो मैंने वो पुलिस वाला मिलिट्री वाला में डाला था, उसमें मेरा नहीं हुआ था। और स्वास्थ्य विभाग में 2-3 कंपटीशन उस समय जल्दी जल्दी में निकले थे, तो मैंने उसका ऑल यूपी में टेस्ट हुआ था, मैंने उसमें क्वालिफाई भी किया। लेकिन इंटरव्यू में होने के कारण चूँकि पैसा उतना नहीं था, अभी तो उतना व्यवस्था भैया हो या चाहे जिस तरह से हो जाता था जीने खाने भर का, तो उससे वाला, लेकिन वो कुछ नहीं तो उसमें हम छट जाते थे और उसमें बहुत दर्द बता। एक तो कहानी थोड़ा सा हमारे में मैं बता भी दूँ कि मेरे मामा थे और मैं भी था, वो मामा का लड़का साथ में रहता ही था, तो फार्मासिस्ट का निकला था वहाँ लखनऊ से, और दोनों लोग हम लोग परिचय थे, दोनों लोग हम लोग पास हो गए थे, ठीक। और मेरे गांव ही के बगल की एक महिला रहती थी वहीं पर स्वास्थ्य भवन में लखनऊ, उन्हीं के थ्रू एक आदमी से बात हुआ था कि भाई जब इंटरव्यू है तो ज़रूर कुछ लेंगे सब, तभी होगा। तो चूँकि हम लोग उस समय हमारा परिवेश माता पिताजी का भी कोई लगाव नहीं था कोई कर्मचारी से, न कोई पढ़े लिखे लोगों से, तो न हम लोग का, तो मामा को हम लोग अच्छा मैंने मामा को मान लिए कि चलिए मामा हैं हमारे पढ़े लिखे पोस्ट ऑफिस में, इन्हीं के माध्यम से उनसे बात करा कर और 2-4 पैसा जो अगर ले भेंगे 2-4-5 हज़ार घूस तो हम लोग दे देंगे या हमारा हो जाएगा फार्मासिस्ट में। मामा का लड़का है तो मामा का तो भाई जो भी हो। तो जब बात बनने लगी वहाँ, जब बात हुआ मामा को लेकर हम लोग गए, तो मामा का भी लड़का चूँकि पास था और मैं भी पास था, तो मामा ने सोचा कि ये मेरा बहन है तो थोड़ा चालाक है पढ़ने वढ़ने में, और क्यों ना मैं चूँकि एक वो आदमी जिनसे बात हुआ तो एक आदमी को कराने के लिए कहे थे कि हम एक आदमी से, मैं अधिकारी से बात कर दिया, एक आदमी का हो जाएगा, तो या तो अपने बहने का करा लीजिए चाहे अपने लड़के की बात करा लीजिए। अब मामा को वहाँ अब अपने हम लेकर गए थे, हम लोग लेकर गए थे, लेकिन मामा जब वहाँ गए तो बात आ गई कि ये कमज़ोर है और ये तो कुछ न कुछ कर लेगा अपने जीवन में, पास हो जाएगा भविष्य में। तो अब हमारी बात काट करके उसकी बात हो गई। जब उसकी बात हो गई तो उसका फार्मासिस्ट में इंटरव्यू जब हो रहा था तो हमको इंटरव्यू का याद होता है इस करप्शन युग का, कि उस समय हम बात कर रहे हैं कब का, 93 में हाई स्कूल किए थे, 94, 95, 96 BSc कर लिए थे, 97-98 की बात है, 97-98 की बात है। तो समझिए कि वहाँ मैं इंटरव्यू में जब मुझसे पूछा जा रहा था तो 10 क्वेश्चन पूछा गया था, मामा के लड़के को बैठा गया था, मुझे भी बताया था। मुझे आज भी याद है कि 10 क्वेश्चन में हमने करीब 7 तो कन्फर्म ने सही बताया था। जो इतना टिपिकल क्वेश्चन पूछे थे मैंने 7 सही बताया था, लेकिन मेरे इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं था। और मुझे याद है कि मैं इस व्यवस्था को बता दूं कि कितना बड़ा करप्शन है अब चला आ रहा है इस भारत में। चाहे एक मैं इस कमेंट करना चाह रहा हूँ, उस समय मामा के लड़के से गाना गवाया गया था, कहाँ से रहते कहाँ के हो, तो बलिया जिला के गीत सुना सकते हो। मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मामा के लड़के का हो गया फार्मासिस्ट। 7 क्वेश्चन का जवाब दे दिया था। हाँ, मुझे बहुत कष्ट हुआ था कि मुझे ज़िंदगी में नौकरी भी नहीं लगेगी, उस समय मुझे हुआ था। वहाँ से आए सबकी मामा से भी वो हो गया कि बताइए, हम लोग अपने काम के लिए ले गए। ये भी जानते हैं कि ये गरीब थोड़ा सा, ये इन लोग का व्यवस्था आर्थिक स्थिति कमजोर है, इन लोग का बेस बनाना चाहिए, और मेरा ही काट कर उनका हो गया। उस समय मेरा दिल टूटा था, लेकिन मैंने फिर भी प्रण बना लिया था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ होना है। मामा का लड़का फार्मेसी ट्रेनिंग में करने लगा। मेरे नाना नानी भी बहुत दुखी हुए कि वो लोग बहुत चाहते थे कि मेरा नाती का जल्द से हो जाए, मेरी लड़की है उसका सुख हो जाता है, पा जाता है तो नौकरी वोकरी पा जाते सबको। और समझिए कि ठीक है, दुर्भाग्य रहा। उसके बाद 1-2 साल बाद मैंने अब अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ा, मैं TD का बलिया से ही MSc का भी वो किया था। MSc भी मैं डाल दिया था कि MSc भी कर लूँ, अपना एजुकेशन नहीं रोक रहे थे BSc के बाद से, तो वहीं रहते थे। आकर MSc प्रीवियस भी दिए, प्रीवियस भी पास हो गए, मेंस भी दिए, सेकेंड ईयर भी मैं MSc भी क्वालिफाई कर लिया। वहाँ रहते थे, लेकिन आकर तैयारी वहाँ से CPMT की इतना तैयारी हो गया था कि उसी को आकर पेपर आया, मैंने लिख दिया 53% मैंने
MSc भी कर लिया था, बॉटनी से MSc किया हूँ। तो BSc भी हो गया था, उसी तरह से MSc भी हो गया। और उसके बाद से वहीं BTC का वांट उस समय आ गया था। रेलवे का भी बहुत दिए थे, कहाँ कहाँ जाकर कई जगह, लेकिन भाई कई जगह बहुत नहीं पास किए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से पास किए थे हमको। अभी CPMT में भी BHM में हुआ था, जो फैजाबाद हुआ था, वहाँ भी कुछ पैसे की बात आ गई थी, तो वहाँ नहीं हो पाया था। लेकिन इसमें BTC का वांट निकला था, BTC में मैंने परीक्षा दिया। BTC में मैंने वहाँ भी बहुत लड़ाई थी। वही जो मैं बता रहा हूँ कि 16,000 फार्म पड़े थे, हमको याद है वो चीज़, बलिया में, बलिया के लिए, और 100 बच्चों का होना था, उसमें फाइट था, लेकिन हमने पास हो गया। BTC का मैंने परीक्षा इंटरेस्ट दिया, मैं उसमें भी पास हो गया। और उसमें इंटरव्यू नहीं था, इंटरव्यू ही नहीं था, जो मुझे एक तरह से मैंने वरदान मिल गया, और मेरा उसमें BTC में सिलेक्शन हो गया। जब BTC में सिलेक्शन हो, तब BTC सिलेक्शन का मतलब हो जाता था उस समय, ये कंफर्म हो जाता था कि नहीं, जो BTC किया तुरंत उसके बाद वांट निकलती थी, अब पोस्टिंग हो जाती थी। और मैंने घर पर, वहाँ के लड़के तो जो मेरे साथ थे, वो तैयारी करते थे इलाहाबाद, सब कहते थे कि नहीं तुम्हारा साल 2 साल के बाद MBBS मत करो ज्वाइनिंग, मेरी बात मान लो। लेकिन मैं घर की स्थिति को देखते हुए, माता पिता को परेशानी को देखते हुए, सबको देखते हुए मैंने BTC ज्वाइन कर लिया, और आकर अपने BTC डाइट पकवान जो है BTC से आज प्रधानाध्यापक हैं, और पूरे पोस्टिंग भी हो गई। और उसके बाद से पोस्टिंग हो गई 95 में। पोस्टिंग हमारी 5/12/2005 की पोस्टिंग है शिक्षक में। और मनियर शिक्षा क्षेत्र मनियर में मेरा हुआ था, साल भर वहाँ रहे, तो फिर नवानगर में आ गए। उसके बाद से इसी को अपना कर्म भूमि बना लिए। और इसमें 2004 में मेरी, उसके बाद से हुआ था, उसके पहले मैं अपने पत्नी को मैं शिक्षा मित्र में भी करा लिया, मेरिट के आधार पर। वहाँ भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, वहाँ ब्राह्मणों से बड़ा लड़ाई लड़ना पड़ा, लड़ करके उसको भी, चूँकि वही चीज़ था, पढ़ने लिखने से ज्ञान हुआ था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे उस पत्नी को भी लगा था। और उसके बाद से मेरा भी हो गया, और 5 में मेरी पोस्टिंग हुई। उसके बाद पत्नी को फिर अपने यहाँ पढ़ाए, BA कराए, शादी भी हो गई थी। इसी बीच में मैंने, जब ये वहीं पर थे इलाहाबाद थे, भैया की बात को मानना पड़ा था। अभी मेरी शादी करने का इच्छा नहीं था, लेकिन चूँकि उनका सभी उन्हीं के व्यवस्था से मेरे काम चल रहा था। उनका चूँकि बड़े थे पिताजी सब, परिवार में बड़ों का दबाव भी हुआ। हाँ, और उनका सम्मान करना, चूँकि जो उतना कर रहा है भाई के लिए, तो मेरा भी सम्मान करना था। तो मैंने उनका सम्मान किया, और मैं शादी भी कर लिया। पत्नी भी आई, पत्नी का बड़ा हमारा सहयोग रहा है। उनको मैं शिक्षा मित्र का, उनका भी रोल रहा। मेरा 5 में पोस्टिंग हुआ। उसके बाद से मैंने उनको पढ़ा लिखा कर, पत्नी का भी पोस्टिंग 6 अगस्त 2010 को मैं टीचर बना दिया था, वो भी टीचर में उनका भी हो गया। और हम लोग दोनों अध्यापक हैं। और इसके बाद जब मैं शिक्षा विभाग में आ गया, तो मैंने, अब जब दोनों लोग हम लोग अध्यापक हुए, तो मैंने ये बना लिया मन में कि अब हम अध्यापक ही रहेंगे, क्योंकि पति पत्नी उनके साथ नौकरी रहेंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे। और इसमें मैंने देखा, तो इसमें भी बहुत विषमता है। मैंने देखा कि हर विभाग में जो अनुसूचित वर्ग से, जिस वर्ग से हम लोग आते हैं, नौकरी पा जाना अच्छा है, वहाँ भी संघर्ष है, वहाँ भी जात भेद का मामला है, वहाँ भी छोटे बड़े का मामला होता है। हम अपना मनोबल गिरा कर रहते हैं किसी के साथ। सिलसिले में मेरा ये था कि समाज में जो जातिवाद, जात का जो भेद है, उसको आपने कितना फेस किया है, और उसको कैसा, मतलब मानते हैं कि जात भेद है? हाँ, बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और इसको एक तरह से समझिए कि हमें, जब हम पैदा होते हैं, चाहे हमारे माँ बाप की से ही एक तरह से मनोबल वो गिराया मैंने रहता है कि मैं इस जात में बिलोंग कर रहा हूँ, हम नहीं कुछ कर सकता। लेकिन मेरा ये था कि जब मैं इसमें आ गया, तो मैं जहाँ भी रहा, मैं TD कॉलेज में अपनी जब पढ़ता भी था, तो उस परिस्थिति में मैंने एक देखा कि पता मुझे आया कि यहाँ पर कोई, ये सब चुनाव इतने लड़ते हैं, तो सभी वर्ग के लोग लड़ते हैं, लेकिन अनुसूचित वर्ग का कोई नहीं लड़ता है। तो मुझे एक नया चीज़ आया कि क्यों ना मैं इसको एक शुरुआत कर दूं। और मैंने वहाँ कुछ यादव वर्ग लोग थे जहाँ रहते थे, उन लोगों का सपोर्ट लेकर, उन लोगों का सपोर्ट मिला था। और मैं TD कॉलेज में साइंस पहला व्यक्ति था अनुसूचित वर्ग में, 1996 में।
मैंने टीडी कॉलेज में साइंस यूनिवर्सिटी के लिए चुनाव लड़ा था और उसके अगले बार मैं चुनाव हार गया था। और मुझे पूछा जाता था कि मैं सुशील कुमार, टाइटल तो मेरी था नहीं। मुझे याद है कि लड़के पूछते थे कि सर उसके आगे आपका क्या नाम है, इसलिए जात जानना चाहते थे। आज भी ये पूछा जाता है कि कुमार के बाद क्या है? हाँ हाँ, और वहाँ भी पूछा गया, छानवी की मैं बात बता रहा हूँ। और मैं चुनाव हार गया था, एक जनरल कॉलेज में चुनाव लड़ा था, मन से लड़ा था। और घूम घूम कर किसी के माध्यम से साइकिल से घूमना, किसी उसी में मिल जाते हैं लोग अपने में कारवां बनता चला तो जाता है। वो अब समझिए कि वो वहाँ लड़ा था। उसके बाद से मन में आता तो एक दिखाया, तो अगले बार मैंने देखा उसका प्रमाण कि जब दूसरी बार हर वर्ष होता है डिग्री कॉलेज में चुनाव, तो हमारे समाज के लड़के आ गए चुनाव लड़ने के लिए, एक दो और। तो मैं कहा कि चलिए दो चार लड़ेंगे तो हम लोग हार जाएंगे, तो तुम ही लोग लड़ो। तो एक दो लड़े, वो भी लड़ने लगे, लड़े लोग, लेकिन तब से एक नया रूप बना दिया। फिर उसके बाद से मैं इस पोस्टिंग जब इस विभाग में आया, तो इसमें मैं देखा कि इसमें इस ब्लॉक का एक नेता होता है, टीचर में ही होता है, एक अध्यापक होता है जो ब्लॉक के सभी शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करता है, और वो मुखिया होता है, वो अधिकारी से जुड़ा रहता है, पैरेलल होता है। तो क्यों ना मैं हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने ब्लॉक का इस शिक्षा चेतना का अध्ययन किया, तो उसमें टीचर हम लोग के यहाँ थे करीब 270 औसत के करीब, और उसमें अध्ययन किया तो 80 हम लोग के एससी समाज के टीचर थे, जिसमें पासी, पासवान, धोबी, चमार, ये सभी वर्ग के गुण करके 80 थे। तो हमने सोचा कि आखिर हम पीछे पीछे किसी को बनाते हैं, खाली कोई होता है भाई तो बाबू साहब होंगे, पंडित जी होंगे, राय साहब होंगे, और अब तक मैं सुना हूँ कि कोई हुआ ही नहीं है जीवन में। तो वो क्यों ना मैं ऐसा इसको थोड़ा सा हम लोग परिवर्तन करें, हम भी लड़ें, क्यों नहीं। तो मैंने मन बनाया और यहाँ पर आकर के मैंने पहले तो एक जो इसके पहले यहाँ का शिक्षा क्षेत्र का बात बता दूं कि इसके पहले ज़्यादा यहाँ पर भूमिहार वर्ग का दबदबा था, और 40 वर्ष जो देश आज़ाद हुआ तब से तो वही अब तक इतिहास सुने थे कि वही थे लोग। हम जिस पद पर हैं, प्राथमिक शिक्षा संघ के ब्लॉक अध्यक्ष इस नवानगर के हुआ करते थे लोग, लेकिन उसको परिवर्तन करने के लिए एक ठाकुर आए, वो अंतर जनपदीय से देवरिया से करके आए थे। उन्होंने कहा कि खाली क्यों वही होंगे लोग, तो बात तो वही दिए। और चूँकि मेरी पोस्टिंग हुई थी तो एक हमारे प्रधानाध्यापक थे, ठाकुर थे, तो चूँकि अब उनका वो सपोर्ट कर रहे थे कि इस मिथ्या को तोड़ना है कि क्यों राय रहेगा, मैंने एक तरह से क्यों बिहार का ही अध्यक्ष वाला करेंगे। तो उस आदमी को जब वो प्रधानाध्यापक उनको समझाए तो हम भी कहे कि नहीं नहीं, सही बात है कि बदलाव किया जाए, इनको लड़ाया जाए। और वो अनिल एक थे, अनिल सिंह करके थे, तो बाबू साहब, तो उनको हम लोग लड़ाए, और लेकिन एक शर्त रखे हम कि आप लड़ाएंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए वोट भी मांगे अपने समाज से, सब से जितने शिक्षक बनेंगे, लेकिन हम आप अध्यक्ष रहेंगे तो हम महामंत्री बनेंगे आपका, हम मंत्री रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, हमारे समाज का कोई रहेगा। तो उन्होंने स्वीकार किया कि मैं आपको ठीक है, ये बात रहेगी। अब ये बात हुआ, उसके बाद से हम लोग लड़ाए, अंत में उसको हम लोग जिता दिए। उसके लिए बहुत रात भर उसे, जो हमारे हेडमास्टर थे बाबू साहब थे, उनको लेकर मैं मोटरसाइकिल से घुमाता था, और वोट उनका मांगते थे, वो जीत गए। और ये बात था कि मंत्री वो, लेकिन वहाँ हमारे साथ धोखा हो जाता है समाज के साथ, और हमेशा एक तरह से भेदभाव का मामला। तो जब वो जीत गया तो उसके बाद से महामंत्री चीज़ भूल गया कि किसको महामंत्री बनाना है। तो हम सोच रहे थे कि अब कहेगा कि हमको महामंत्री बना दें, हमारे समाज के लोग, हम कहें कि हम किस तरह से मुंह दिखाएंगे अपना कि भाई, हम कहे थे कि अरे भाई हम लोग कहें उनसे कि महामंत्री हम लोग रहेंगे, कोई अध्यक्ष हो रहेगा, मंत्री रहता, तो पद होता है विशेष। और वो बात को नज़रअंदाज करके दूसरे को बना लिया। मुझे बड़ा कष्ट हुआ इस बात का कि मेरे साथ धोखा किया। और उसी पीरियड में मैंने, चूँकि बीएसपी की गवर्नमेंट थी, तो कर्मचारी के नाते, चूँकि टीडी कॉलेज में हम थोड़ा सा राजनीतिक हो गए थे, थोड़ा सा समाज में रहना ही पसंद था, तो मुझे वाम सेव का यहाँ ब्लॉक का अध्यक्ष बनाए थे लोग, तो मैं बड़ा सक्रिय रूप से काम किया था। तो मन में कुछ और समझ में आ गई थी, तो ये जब धोखा दिया तो हम गए कि क्यों न इसका प्रतिकार किया जाए। तो उसके बाद से हम
क्या किए कि मैंने इसका वो किया विरोध, और मैंने मन में बना लिया कि मैं इसको अब हरा कर छोड़ूंगा। फिर आपने अगली बार जो है और मैंने कहा कि मैं इसके खिलाफ मैं खुद लड़ूंगा, ये मन में बना लिया। वहीं से हमको वो मिलता है, और समाज का भी जो चूँकि काम किए थे तो उससे भी मिला था। और मैंने चुनाव आकर और सक्रिय हो गए थे। जब चुनाव पहले में घूमे थे तो सब लोग कुछ जान गए थे लोग, और दूसरे बार मैंने चुनाव लड़ गया। हिम्मत पहले नहीं हुआ करती थी कि कोई चुनाव लड़े अपने इस समाज से, किसी के सामने कोई खड़ा होना। उसके पहले इस सब जातियों की जनरल जातियों को छोड़कर कोई ओबीसी का भी लोग नहीं खड़ा हुआ करते थे डर से। फिर लड़ने के बाद का तो मैं चुनाव लड़ गया, और चुनाव लड़ गया तो बात ऐसी हुई कि अब चूंकि भूमिहार जो हारे थे लोग, वो हमको सपोर्ट किए थे कि आपको हम वोट देंगे, आप एकदम पीछे मत रहिएगा। अब एक तरह से एक वर्ग का सपोर्ट मिला उनको हराने के लिए। लेकिन अंत में वो फिर वहाँ पर जाकर जब चुनाव हो रहा था तो वहाँ बात आ गई जात वाली, जात की भाई जाति है कि जाति नहीं? जाति, हाँ वो जाति नहीं है। उस मामले में पुनः वो पलट गए लोग, टोटल भूमिहार भी फिर वहाँ पलट गए, जनरल वाले एक हो गए लोग, और कहे कि नहीं यार कुछ ना है तो ये भाई चमार जात से आता है, अनुसूचित वर्ग से आता है, इसको जो अध्यक्ष हम लोग रखेंगे और अध्यक्ष अपना रखेंगे हम लोग। तो अब वो चीज़ फिर हम वहाँ हार गए। लेकिन वहाँ भी बड़ा प्रयास हुआ कि आपको मत चुनाव लड़िए, आपको हम लोग कोई पद देते हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने रिलीज हुआ था वहाँ कि हम चाहे एक पद, हमारा अपना एक पद, चाहे 2-4 लोग सपोर्ट है हमारा 2 ही पाएंगे, लेकिन विपक्ष कहेंगे हम चुनाव लड़ेंगे। और उसमें चूँकि बीएसपी की गवर्नमेंट थी, उसका भी हमको वो था, मैंने एक तरह से अंदर कोई और कुछ होगा तो है। हाँ है, उसका बहुत मनोबल मिला था। तो मैं चुनाव लड़ गया, और उस समय भी हमको लगता है कि 80 वोट हम पाए थे, और 140 वोटों की 60 वोट पाकर वो जीता था। 100 वोट से लगभग मैंने 80-90 वोट से मैंने हार गया मैं चुनाव। तो मैं लेकिन हार गया, लेकिन हमको उसके बाद से बहुत सपोर्ट मिलने लगा, और मेरा मनोबल भी बढ़ गया। चलिए हार गए तो सब लोग कहे कि चलिए हार गया तो क्या करिए, आप इतना तो लड़े तो 80 वोट पाए तो। हाँ, अब ये 80 वोटवा जो पा गए थे, इसका बहुत हमको वो मिला, ऊर्जा मिला। और मैंने मन में बना लिया कि अब हम नेक्स्ट टाइम तो अब लड़ना है, हमको बनना भी है। और मैं मेहनत करने लगा। आज जो जीते थे वो बेचारे अब सोचे कि भाई अब मैं तो है ही हूँ, वो वर्ग ये तो फिर आ जाएगा कि जात है वर्ग है। लेकिन मैं जातीय को गाने लगा, मैं चमारे चमार करने लगा था। हाँ, अभी मैं खुलकर चमार चमार करता हूँ। भाई चमार से क्या है, काम देखिए, मैं शिक्षक हूँ, आप शिक्षक है, अगर काम से मतलब कि चमार से मतलब है, बाबू साहब से क्या मतलब है, बस काम देखिए। और मैंने मन में अगली बार जब चुनाव का अगली बार फिर 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष पर होता है चुनाव। 3 वर्ष आपने इंतजार किया? 3 वर्ष मैंने शिक्षकों का काम किया, मन से काम किया, और 3 वर्ष मैंने चुनाव लड़ा। और उसमें 4 प्रत्याशी हो गए थे चुनाव लड़ने में। एक मान लीजिए एक राय थे, एक बाबू साहब थे, एक यादव जी थे, एक मैं चमार था। और चुनाव लड़े, अब विधिवत तीनों लोग जितना वोट पाए थे उतना मैं अकेले वोट पाया। क्या बात है। मैंने काम के बल पर उन्होंने संघर्ष किया, मैं तीनों लोग का मिलाकर के बराबर मैं अकेले वोट पाया था। मैंने 100 वोट से लीड किया था, जो सेकंड नंबर पर थे उनसे 100 वोट से मैंने जीता था। यानी एक तरह समझिए कि 345-46 वोट था, उसमें हमने 170 वोट पाया था, और मैंने निर्वाचन हुआ। हाँ, निर्वाचन से मैंने चुनाव जीता, और मैं चुनाव जीता, और तब जाकर तब से मैं शिक्षकों का सेवा भी करता हूँ इस ब्लॉक का। और अच्छा, इसके वजह से आप नवानगर शिक्षक संघ के अध्यक्ष हो गए, तो किस तरीके की बदलाव की अभी ज़रूरत समझते हैं इस वक्त? बहुत संघर्ष उसके बाद भी करना पड़ा। मैंने समझिए कि एक तरह से जीतने के बाद भी ये सिद्ध मैंने देखा कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, चाहे जो अब तक जो रहे हैं, चाहे जो हमेशा कार्य किए हैं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करते थे कि आप ब्लॉक अध्यक्ष हो। जातिगत मानसिकता के लेकर वो मानने पर इनकार नहीं, लेकिन मैं रिजिड था हम लोग कि हम उसको करके दिखाएंगे, जैसा तुमने किया है उस तरह से मैं करके एकदम दिखाऊंगा। और मुझे उसका झेलना पड़ा, उसके बाद भी बहुत संघर्ष करना पड़ा 2 वर्ष के बाद। उसके बाद इतना, लेकिन पुनः संघर्ष ऐसा हुआ कि अंत में पूरा ब्लॉक अब स्वीकार किया,
और हर तरह से मैंने स्वीकार कर लिया कि नहीं, आप हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हो और रियल आपने काम भी किया। मैंने काम के बल पर, कर्म के बल पर मैंने साबित करा लिया कि मैं ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। आप हमको सभी लोग मान लिए, सभी लोग काम सहयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए ये है, आप शिक्षक हैं तो आप इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप शिक्षक संघ के जो है अध्यक्ष हैं, तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है वो कितनी कारगर है और बच्चों के लिए क्या ये पर्याप्त है आज की जो पद्धति है शिक्षा की? इस समय वर्तमान में बता दूं कि जो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था मेरे सोच से, कि आप जानते हैं कि यहाँ पर दोहरी शिक्षा नीति चल रही है। मैं बार बार मांग करता हूँ कि अगर समाज को चाहे निचले स्तर से सबको पैरेलल बराबर लाना, बाबा साहब ने कहा था समानता के अधिकार मन सबको मिल जाए, समान अधिकार मिल जाए, तो शिक्षा नीति हमारे समझ से एक होनी चाहिए। यहाँ दोहरी शिक्षा नीति है। दोहरी शिक्षा नीति में क्या है, हम गरीब हैं तो हम सक्षम नहीं तो हम परिषदी में बच्चों को भेजते हैं, ठीक है भाई, हमारा वही हिस्सा है। लेकिन वह संपन्न आदमी अपने भाई जहाँ व्यवस्था है, डीपीएस हो गया, सेंट जेवियर हो गया, जहाँ लाखों रुपए की फीस है, हाँ, यहाँ शिक्षा की जो बुनियाद है दो तरह की हो जा रही है। तो इससे जो हम चाहते हैं कि शिक्षा में बदलाव हो जाए, हम सबको एक तरह ला दे, तो इस संभव नहीं है। मैं तो पूरे इस सरकार से चाहे देश में मैं यही चाहता हूँ कि एक शिक्षा नीति लागू हो, सबकी शिक्षा जो है समान हो, तब जाकर इसका विकास संभव होगा। और मैं विशेषकर अपने समाज से मैं चाहूँगा कि अगर जो भी चीज़ है, सबसे बड़ा प्राथमिकता है कि हम बच्चों को पढ़ाएं। हम अपना दो रोटी नहीं होता है कि कम खाएं, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे और रियल पढ़ाएं। जब बच्चा ज्ञान अर्जित कर लेगा तो उसको तमाम क्षेत्र मिल जाते हैं अपने हिसाब से उसको चलने के लिए, करने के लिए। तो इस चीज़ को करना चाहिए। और इस शिक्षा पर जो आपका जो है, अब इस समय परिषदीय विद्यालय का वर्तमान में इस समय बहुत सही चल रहा है। एक तरह से सोचा जाए तो हर सरकार सुविधा दे रही है, चाह रही है कि हो, लेकिन वही जो दोहरी शिक्षा नीति है, इसके कारण बच्चे मार खा जा रहे हैं। चाहे मानसिकता सही नहीं हो पा रही है कि उसमें वही बच्चे आते हैं जिनको किताब की नहीं मिल पाता है, कॉपी भी नहीं मिल पाती है। अगर ज़्यादा डांट पड़ गया तो बच्चे नहीं आएंगे। और जो संपन्न है वो हाई फाई स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, हज़ारों 5,000 की फीस जो है। इससे बुनियादी शिक्षा जो है वो एक तरह से भिन्नता है। सर, अगला प्रश्न आपके लिए है कि आपने बचपन से गरीबी देखी है, स्ट्रगल किया है आपने, सबसे बड़ी बात है कि आपने लड़ा है बिल्कुल, और लड़ भीड़ करके आप अपनी पोजीशन खुद जो है ऐसे पाए हैं जो, तो उसमें उसके पीछे जो है आपकी जो पत्नी हैं, उनका कितना सहयोग है आपके जीवन में और आपकी इस कामयाबी में? आपने वैसे माता पिता को तो बताया ही कि श्रेय है, लेकिन पत्नी का कितना है? बहुत बड़ा सहयोग है पत्नी का। बिना सहयोग का यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते। उनका बहुत सहयोग रहा है। पत्नी मैं बता दूं कि अभी मेरी पोस्टिंग जैसे 5 में हुई थी, उसके पहले वो 4 में शिक्षा मित्र हो गई थी। मैं शिक्षा मित्र उनको मेरे द्वारा ही कराया गया था, मेरे संघर्ष पर, लेकिन उनका शिक्षा मित्र हुआ। लेकिन वो हो गई तो हमको बहुत बड़ा माने एक तरह से वो मिल गया, सिंबल माने संबल जिसको बोलते हैं, संबल मिल गया, ताकत मिल गई कि उनके विषय में, उनकी विशेषता बता दूं कि आज तक वो जब शिक्षा मित्र रहती थी, आज इस समय अध्यापक है, तब वो अपने इस युग में अपने स्वयं जाकर पैसा नहीं निकाला, ना अकाउंट जानते हो, खुद मैं टोटल एक यही ना होता है कि जो औरतें कमाती हैं, तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका क्या रहा है। वो टोटल मुझे ही सब कुछ करना, आप जो करिए कराइए, सहयोग करना, जो भी ये कार्य में हम लगे रहते हैं, टोटल घर का बच्चों को देख लेना, कराना, हमको टेंशन नहीं रहता है आने पर। ये नहीं कि किसी प्रकार का वो उनके योगदान से, मैंने उनके सहयोग से मैं यहाँ तक मैंने पहुँच पाया था। और उनका अब तक भी सहयोग रहा परिवार को भी लेकर चलने में।
अभी मेरा पूरा परिवार, माँ बाप, माता जी हैं, पिताजी हैं, भैया भी हैं, छोटा भाई है, सभी लोग हम सबको लेकर चलते हैं, जिसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा रोल है। हम चाहते हैं कि हम जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो हम इसी तरह से एक तरह से जॉइंट बना रहे हैं। मैं यहाँ भी बनाने का मेरा उद्देश्य है। मैं यहाँ सिकंदरपुर घर बना लिया, भैया वहाँ पर रहते हैं, एक छोटा भाई अभी है, अभी वो भी, उसको भी मैं लगा दिया रोजगार सेवक में अभी है। हालांकि वो भी बीएससी किया, उसका दुर्भाग्य है, तो रोजगार सेवक ब्लॉक में काम करता है। तो वो लोग 2 लोग रहते हैं और यहाँ रहते हैं, माता जी पिताजी यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, टोटल मुझे देखना है। और भैया का उसमें पूरा पूरा वो रहता है। तो आगे हम ये जानना चाहेंगे, हमारे पीछे आपने बाबा साहब की तस्वीर भी लगा रखी है, तो महापुरुषों से मुझे लगता है कि जुड़ाव तो है ही, लेकिन कैसे आप इनके विचारों से और इनके विचारों को कैसे आप आगे करते हैं, या इनके जो विचार हैं वो आपको कैसे आपके अंदर ऊर्जा भरते हैं, और कितने कारगर हैं आज अम्बेडकर हो गए या और तमाम महापुरुष? नहीं, ये तो इनसे हमको बहुत सीख मिली, बहुत ऊर्जा मिली। और बाबा साहब का तो ये अगर वो हम लोग उनको जो उपाधि दें वो कम है। उनकी उनकी ताकत, उनकी संविधान, उनकी व्यवस्था से हम यहाँ तक पहुँचे भी हैं। नहीं तो जो चीज़ मिलना था वो भी हमसे ले लिया जाता। अभी भी हम संघर्ष करते हैं और बाबा साहब के संविधान से ही हम सेफ रहते हैं, उनके संविधान से ही हम अपने को सेफ महसूस करते हैं। और बाबा साहब का 3 सूत्र मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं अपने समाज को भी चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप रखो। कौन से वो सूत्र? और वो है कि पहला है कि आप शिक्षित हो, उसके बाद संगठित हो, तब संघर्ष करो। इस 3 सूत्रों को आपने अगर अडॉप्ट कर लिया तो जीवन में आपको तकलीफ नहीं हो सकती है। और इसी सूत्र से आप समाज के लिए एक अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, अपने जीवन के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। अब मैं इस चीज़ को अपनाता हूँ कि इस चीज़ को एकदम मन में बैठाए रहता हूँ। पहले शिक्षित होना है, संगठित करना है, तब संघर्ष करना है। और चाहे सावित्री बाई फुले हैं, पेरियार स्वामी हैं, चाहे छत्रपति जी महाराज हैं, इन लोगों से भी, इन लोगों की कहानियाँ पढ़ने से सब कुछ मिलता है। और इनसे प्रेरणा मिलती है कि हमें समाज में क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इनसे सीख मिलकर हमको समाज में भी करना चाहिए। और मन में दृढ़ इच्छा में जहाँ भी रहें अपने समाज हित में काम करें। और एक ऐसा मन में अगर इच्छा है, दृढ़ इच्छा है, तो आप उसको लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सर, एक संदेश आप अपने समाज को दे दीजिए ऐसे 2 शब्दों में, ताकि समाज के लिए एक, जैसे बाबा साहब ने कहा कि पॉलिटिक्स इज़ द पावर ऑफ की, तो आप क्या समाज से कहेंगे कि कोई संदेश आप देना चाहते हैं? मैं समाज से यही अपील करूंगा, यही चाहूँगा कि समाज का तरक्की, समाज का विकास, दुनिया में सबसे बड़ा सूत्र जो बाबा साहब ने दिया है उसको अपना लो। सबसे बड़ा काम, पहला काम, अपने बच्चों को शिक्षित करो, पूर्ण से पढ़ाओ, चाहे और संगठित हो, संघर्ष हो करो। और इस चीज़ को अपना लिया अगर, तो आपको हर चीज़, हर मोड़ पर आपको सफलता मिलेगी। और इसको सबको करना चाहिए। और अपने समाज के लिए भी जब आप ये चीज़ पा लेंगे तो आप ऑटोमेटिक अपना हर चीज़ आप करने में सक्षम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और आपने अपने जीवन के बारे में स्ट्रगल जो है बताया। मुझे लगता है कि मुझे सुनने वाले, मुझे देखने वाले, आप सुशील कुमार सर का जीवन के वृतांत को सुना, काफ़ी एनर्जेटिक चीज़ें इन्होंने बताई, किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो बहुत शुक्रिया, हमें देखते रहिए और आगे भी इस तरीके की शख्सियत से हम आप सभी लोगों को रूबरू कराते रहेंगे। तो अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।